हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे गांधी इरविन पैक्ट के आगे। जब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट के बाद महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो गए थे। वो एग्री हुए, वहाँ गए और इस तरीके से उसके आगे का ये दो पॉइंट है, द कम्युनल अवार्ड और द पूना पैक्ट। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इस टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेंट्स जो अलग अलग कैटेगरी के पार्टिसिपेंट्स थे, द रिच पीजेंट्स, द पुअर पीजेंट्स, द बिजनेस क्लासेस, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस और द वुमेन, इन सभी का पार्टिसिपेशन इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कैसा था। फर्स्ट, how participants saw the movement. The rich peasants, patidars of Gujarat and Jats of UP became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, but deeply disappointed with the called off in 1931 civil disobedience movement. High revenue, lower down. इस पॉइंट में ये बताया गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो रिच पीजेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, क्योंकि उनको लगता था कि जो भी रेवेन्यू बढ़ा दिया गया है, टैक्सेस इंक्रीज कर दिया गया है, इस मूवमेंट से उनके टैक्सेस डिक्रीज हो जाएंगे और उनको फ़ायदा होगा। इसमें यही चीज़ बताया गया है कि जो गुजरात के पाटीदार्स थे और यूपी के जाट, वो बहुत इंथुजियास्टिकली इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए और काफ़ी एनर्जी अपना लगाए और इस तरीके से वो इसमें पार्टिसिपेट करते रहे हर एक तरीके से, चाहे वो बॉयकॉट हो, चाहे वो टैक्स नहीं देना हो या फिर किसी भी तरीके से। लेकिन बाद में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हुआ गांधी इरविन पैक्ट की वजह से, तो उसके बाद इनका रिएक्शन यही था कि ये अब आगे से इसमें सपोर्टर नहीं नज़र आए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से जब गांधी जी वापस आए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसके बाद फिर इसको स्टार्ट किया। तो अब ये रिच पीजेंट्स यूपी और पंजाब के, गुजरात के, ये सब लोगों ने अब रिएक्ट किया और इस तरीके से इन्होंने फिर दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक्टिवली पार्टिसिपेशन इनका बंद हो गया। द पुअर पीजेंट्स, दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू द रेमिटेड। दे ज्वाइंड अ वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स लेड बाय सोशलिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट्स। पुअर पीजेंट्स, इंडिया के पुअर पीजेंट्स जो थे वो चाहते थे कि उनको टैक्स नहीं देना पड़े, उनको रेंट नहीं देना पड़े और जो अब तक उन पर बकाया है वो भी रेमिटेड हो जाए, यानी माफ़ हो जाए। और इस तरीके से वो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक दूसरा अपना पर्सपेक्टिव देख रहे थे, जिसमें कि उनको कोई टैक्स या कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स का बिल्कुल पर्सपेक्टिव एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट था, और दोनों का एक दूसरे के अपोजिट होना ही इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दोनों के पार्टिसिपेशन पे क्वेश्चन मार्क डालता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिएक्शन क्या था? अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन ड्यू टू इट देयर रिलेशनशिप रिमेन्ड अनसर्टेन। कांग्रेस का रिएक्शन यही था कि कांग्रेस देखी कि जब यदि देश के गरीब किसान रेंट नहीं देंगे तो इससे इकोनॉमी को काफ़ी लॉस होगा, और इसके पक्ष में भी नहीं थी, उसका अनविलिंगनेस दिखता था। और इस अनविलिंगनेस की वजह से कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स का हमेशा इंडिया में किसी भी मूवमेंट में इस तरीके से जो उनका रिलेशनशिप था वो हमेशा अनसर्टेन नज़र आया, अनिश्चित नज़र आया। यानी वो गांधी जी के कहने के बावजूद या कांग्रेस के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बावजूद इनका पार्टिसिपेशन हमेशा सस्पिशियस रहा। और रीज़न यही था कि कांग्रेस कभी भी खुलकर इनके नो रेंट वाले कैंपेन को सपोर्ट नहीं की। नेक्स्ट, बिजनेस क्लासेस। बिजनेस क्लासेस का रिएक्शन कैसा था? फीलिंग एंथुजियास्टिक अबाउट बॉयकॉटेड foreign goods and seeing an opportunity with the term Swaraj to organize business interest, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927, led by prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla। ये सब कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम हैं और
इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान दिखता है वो ये कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आया। ये अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको दो तरीके से नज़र आया। एक तो कि फॉरेन गुड्स और फॉरेन क्लोथ्स को जब बॉयकॉट किया जा रहा था, बॉनफायर करके जलाया जा रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा कि अब इंडियंस अब इंडिया का बना हुआ, इंडिया के इंडस्ट्री में बना हुआ प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो उनकी इंडस्ट्री चल निकलेगी। दूसरा जो टर्म स्वराज यूज किया गया, इसमें भी लगा कि अब स्वदेशी का बोलबाला हो जाएगा और विदेशी प्रोडक्ट्स यानी फॉरेन गुड्स क्लोथ्स को बॉयकॉट कर देंगे और देश के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। देश के प्रोडक्ट्स अब यही इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे और यहीं का स्वराज की वजह से बिकेगा, अपने देश का प्रोडक्ट बिकेगा तो इनका फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट को ये दोनों टर्म बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज भी किया, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज से रिलेटेड और बिजनेस से एक ग्रुप की तरीके से शेयर करें या उनके साथ नेगोशिएशन कर सकें, इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। ऑर्गेनाइज करने के दौरान उन्होंने दो यूनिट्स बनाए, एक तो द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 और दूसरा फिक्की, इसका फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। और ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद इन्होंने अब गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइज तरीके से अपने निगोशिएशंस, अपनी बातें रखना स्टार्ट किया। और इस तरीके से आगे क्या हुआ, जब अचानक से गांधी इरविन पैक्ट हुआ और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया, तो इनका जो भी एनर्जी इंथुजियाज्म था वो रुक गया, कुछ देर के लिए सस्पेंड हो गया। जब गांधी इरविन पैक्ट के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी लंदन गए और वो भी फेल हो गया। फेल हो जाने की वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलिस्ट को लगा कि अब उनको अब इस सीडीएम मूवमेंट से, सीडीएम मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो वो वापस आ गए और उनका पार्टिसिपेशन इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फिर रुक गया। आगे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास वर्कर्स का कैसा पार्टिसिपेशन था? नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट नागपुर रीजन। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन काफ़ी लिमिटेड रहा। नागपुर रीजन छोड़ के किसी और रीजन में उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं रहा। नागपुर रीजन में भी इसलिए रहा क्योंकि वहाँ के वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स, चाहे वो डॉक में काम करने वाले हों या फिर माइनिंग में काम करने वाले हों या फिर रेलवे के स्ट्राइक में शामिल हुए हों या फिर बॉयकॉट में हों या फिर वेजेस को लोअरिंग करने के वजह से हुए हों, जैसे भी हुए हों उन सभी का इस तरीके से लिमिटेड पार्टिसिपेशन रहा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनको ये दिखता था कि कांग्रेस उनके इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, बिजनेस क्लास के साथ ज़्यादा अच्छे से तालमेल बैठा के चल रही है। तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस क्लास कांग्रेस के ज़्यादा क्लोज होगा तो इंडस्ट्रियल वर्कर तो निश्चित रूप से दूर रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री का मालिक और इंडस्ट्री का वर्कर का दोनों का दो पर्सपेक्टिव होता है, दोनों का दो तरह का सोच है, दोनों के दो तरह के डिमांड है और दोनों डिमांड में कांग्रेस फिट नहीं बैठती थी। किसी एक को ही वो चुन सकती थी, तो उसने इंडस्ट्रियलिस्ट वाले पार्ट को चुना था और इस तरीके से यहाँ पे वर्कर क्लास उससे, इस मूवमेंट से दूर रहा, जैसे यहाँ पे पुअर पीजेंट्स दूर रहे। नेक्स्ट, वुमेन पार्टिसिपेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस वांट्स देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। वुमेन पार्टिसिपेशन में ये दिखता है कि कांग्रेस उनका सिंबॉलिक प्रेजेंस चाहती थी। कांग्रेस चाहती थी कि वो सिर्फ सिंबॉलिक रूप से आए, जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह था तो वहाँ भी वो बनाते हुए सॉल्ट लॉ तोड़ते हुए नज़र आ रहे थे, या फिर किसी और तरीके से जो नॉन वायलेंस मूवमेंट हो उसमें भी वो सामने से नज़र आते थे। गांधी जी का भी मानना था कि इनको अच्छी मदर बनना चाहिए, इनको अच्छा होम मेकर होना चाहिए, इनको घर पे रहना चाहिए और मूवमेंट में शामिल होने वाले उस घर के पुरुष का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, घर का देखभाल करना चाहिए। तो ये सब सोच, ये सब थिंकिंग गांधी जी का था और इस तरीके से कांग्रेस भी वुमेन का
सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस चाहती थी, इसलिए वुमेन का भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन तो नज़र आया, लेकिन वैसा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं नज़र आया जैसा होना चाहिए था। द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के लिमिट्स क्या थे, क्या क्या इसके मुख्य प्रॉब्लम नज़र आए। तो इसमें प्रॉब्लम में दो ग्रुप सीधे नज़र आता है, एक मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन और दूसरा इंडिया के डिप्रेस्ड क्लासेस यानी शेड्यूल कास्ट का पार्टिसिपेशन। द कम्युनल अवार्ड announced by the British PM Ramsay MacDonald dated 16 August 1932 reason failure of the राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बोला गया कि ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फेल हो गया था, गांधी जी, कांग्रेस और ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, तो उसके फेल होने की वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश पीएम ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया। डेट कितने तारीख को, 16 अगस्त 1932 को हुआ। रीज़न क्या था, फेल्योर होना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेल होना। तब उन्होंने सोचा कि अब कुछ तो हम लोग को करना चाहिए, तो उन्होंने कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया। इसके मेन फीचर्स क्या थे, फर्स्ट, रिड्यूस मुस्लिम मेजोरिटी इन पंजाब एंड बंगाल, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी की सीट्स की संख्या को रिड्यूस कर दिया गया। इंक्रीज मुस्लिम नंबर्स इन असम एंड अदर प्रोविंसेस, जो अदर प्रोविंसेस थे और खासकर आसाम, उन जगहों पे मुस्लिम के सीट्स प्रोविंशियल इलेक्शंस के लिए या फिर सेंट्रल इलेक्शंस के लिए बढ़ा दिए गए। प्रोवाइड अ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज एंड फॉर द शेड्यूल कास्ट मीन दलित्स एंड अनटचेबल्स, 71 सीट्स। इसमें नेक्स्ट में क्या हुआ कि जो शेड्यूल कास्ट और जिसको दलित या अनटचेबल्स बोला जाता था या फिर एक और वर्ड भांगीज बोला जाता था, इनके लिए इस कम्युनल अवार्ड में 71 सीट्स रिजर्व कर दिया गया, जिससे बी आर अम्बेडकर सहमत थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था और इस तरीके से ये कम्युनल अवार्ड एक्चुअली सक्सेसफुल हो गया। रिएक्शंस क्या था, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया, बी आर अम्बेडकर एक्सेप्टेड, दोनों लोगों ने आपसे एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी का रिएक्शन उल्टा था। गांधी जी डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज अपोजिशन टू दिस बाय गोइंग ऑन एन इंडेफिनिट फास्ट ऑन टू डेथ। He believed that the Congress or he personally the best protector of the Dalits. Resulted the Pune Pact 1932. गांधी जी का ये मानना था और इसीलिए उनका विरोध भी इस कम्युनल अवार्ड से था। उनका मानना था कि इंडिया के दलित के लिए, इंडिया के शेड्यूल कास्ट के लिए गांधी जी सोचने के लिए बेहतर इंसान है, कांग्रेस बेहतर है और कांग्रेस और गांधी जी मिलकर इनके लिए जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड किसी तरीके से इनको अपने पक्ष में करना चाहते थे और इससे इंडिया में इनका मूवमेंट कमज़ोर हो जाता, कांग्रेस का या गांधी जी का। इसलिए वो फास्टिंग पे चले गए और रिजल्ट यही हुआ, द पूना पैक्ट 1932 का पूना पैक्ट इसी कारण से हुआ। कम्युनल अवार्ड का अनाउंस होना, बी आर अम्बेडकर का 71 सीट्स के लिए राजी हो जाना और गांधी जी का फास्टिंग पर चले जाना। द पूना पैक्ट, गांधी जी स्टार्टेड हिज फास्ट अनटू डेथ फ्रॉम 20 September 1932. Pune Pact came into force by 24 September 1932 between Gandhiji and B.R. Ambedkar at Yerwada Jail, Pune, signed by Pandit Madan Mohan Malvi and B.R. Ambedkar. कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, उसमें एक मेन प्रोविज़न ये था कि अब दलित्स अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को अपने ग्रुप से चुन सकते हैं और उनको वोट देने के लिए इलेक्शंस में सिर्फ दलित्स ही वोट देंगे, जनरल कैटेगरी के लोग उनको वोट नहीं देंगे। इस बात से गांधी जी को नाराज़गी थी और इसलिए गांधी जी फास्टिंग पे चले गए। फास्टिंग पे जाने का डेट 20 सितंबर 1932 था। उस वक्त गांधी जी येरवड़ा जेल में थे और गांधी जी येरवड़ा जेल में थे तो वहीं से उन्होंने फास्टिंग स्टार्ट कर दिया अनिश्चित काल के लिए। और इसके वजह से क्या हुआ कि बी आर अम्बेडकर पे प्रेशर पड़ने लगा और 4 दिन बाद 24 सितंबर 1932 को बी आर अम्बेडकर गांधी जी से पुणे के येरवड़ा जेल में मिले। वहाँ पर बातचीत हुई, गांधी जी ने अपना प्रपोजल रखा, बी आर अम्बेडकर को वो सारे प्रपोजल्स नहीं भी पसंद थे, तब भी उनको ये मानना पड़ा क्योंकि लगातार 4 दिन की वजह से, फास्टिंग की वजह से गांधी जी का तबीयत लगातार ख़राब हो रहा था।
इसमें आगे हम लोग देखते हैं क्या हुआ। साइन गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया और दूसरे साइड से बी आर अम्बेडकर ने किया पूना पैक्ट पे। इसके मेन फीचर्स क्या थे, तो जो कम्युनल अवार्ड में रैमसे मैकडोनाल्ड ने बी आर अम्बेडकर को 71 सीट्स का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में, इस पूना पैक्ट में 71 सीट्स को बढ़ाकर गांधी जी ने 148 सीट्स कर दिया। 148 सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट मींस डिप्रेस्ड क्लासेस। दीज रिजर्वेशंस फॉर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। इसमें कंडीशन ये था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं यानी एससीज, ये अपने पसंद के अपने उम्मीदवार को इस रिजर्व सीट पर इलेक्शन के लिए ला सकते हैं, यानी कि इलेक्शन लड़ने वाले लोग डिप्रेस्ड क्लास एससी के होंगे इस 148 सीट्स पे। इस पे जनरल कैटेगरी के लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो गांधी जी के साथ इस बी आर अम्बेडकर और इस ट्रीटमेंट में हुआ वो ये कि इनको वोट देने वाले लोग जनरल कैटेगरी के लोग भी होंगे, जो इस कम्युनल अवार्ड में नहीं था। कम्युनल अवार्ड ने अनाउंस किया था कि वोटर भी सिर्फ एससी होगा, जनरल लोग उस एससी कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। जबकि इस पुणे पैक्ट में यह था कि अब जनरल कैटेगरी के लोग भी वोट करेंगे और इस तरीके से उनके वोट से भी अब डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा कि उनका लीडर कौन चुना जाएगा। तो यानी लीडर तो उनका एससी कैटेगरी का हो सकता है, लेकिन वोटर्स अब सिर्फ एससी नहीं होंगे, सब लोग होंगे यानी जनरल कैटेगरी के होंगे। तो यही सेम रिजर्वेशन आज भी चल रहा है। आगे क्या हुआ, दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी स्टैंड, और हम इस तरीके से अम्बेडकर को गांधी जी का स्टैंड ये मानना पड़ा और ये फास्टिंग खत्म हो गया, और यही है पूना पैक्ट। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे पुराने वीडियोस का, इस चैप्टर का, नेशनलिज्म इन इंडिया का, या टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, या आज के इस पूरे टॉपिक से ठीक पीछे पहले के टॉपिक्स के बारे में सारे अलग अलग वीडियोस और उसका लिंक दिया हुआ है। आप जाकर चाहें तो उसको देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।